प्रियांशु चलो याद है क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या थे? बोसॉन्स, हिग्स बोसॉन्स थे। देखो मेरे जो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स है ना, इन्हीं को दोनों को अगर मैं कंबाइन करके बोलूंगा, आ जाओ, तो दे आर नोन एज दी फर्मियोन्स। तुम्हें याद आ रहा है जब मैंने तुम्हें बोला था कि स्टेट पता करनी है आपको किसकी? मैटर की। वहां पे एक वर्ड आया था फर्मियोन्स। तो फर्मियोन्स क्या है? फर्मियोन्स कॉम्बिनेशन है किसका? क्वार्क्स का और लेप्टॉन्स का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपके पास सभी वर्ड्स आ जाएगी सर फर्मियोन्स तो बताएं। फर्मियोन्स क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ लेप्टॉन्स और क्वार्क्स। 6 मेरे पास क्या है? क्वार्क्स है। 6 मेरे पास क्या है? लेप्टॉन्स। ठीक है, आ जाओ। और इसी तरह मुझे पास क्या है? मेरे पास अगर आप बात करोगे बोसोन्स की, देखो अगर आपको किसी टाइम पे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन्स एंड बोसोन्स, ठीक है, सबसे पहला क्या है? मेरे पास कौन क्या होंगे? क्वार्क्स होंगे। मेरे पास क्या होंगे? लेप्टॉन्स होंगे। और ये कैसे हैं? क्या चार्ज कैरियर है या फिर मास कैरियर है? कैसे कैरियर है? स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स क्या कहता है? मैंने दो हिस्सों में बांटा है। उस कौन से हिस्से? फर्स्ट पार्ट कौन से होंगे? मास कैरियर। सेकंड वाले चार्ज फोर्स, यस फोर्स कैरियर। एंड देन फोर्स कैरियर में मेरे पास क्या होगा? क्या होंगे मेरे पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, और वो सब होंगे। या मेरे पास क्या होंगे? क्वार्क्स और लेप्टॉन्स होंगे। तो मेरे पास क्या है? दीज आर द मास कैरियर पार्टिकल्स, ठीक है। और ये बोसॉन्स मेरे पास क्या होंगे? बोसॉन्स में मेरे सारे के सारे क्या होंगे? फोर्स चार्ज पार्टिकल्स। और जब मैं बोसॉन्स को डिवाइड करता हूं तो मैं बोसॉन्स को दो हिस्सों में बांटता हूं। कौन से दो हिस्सों में? पहला तो मेरे पास गोग बोसॉन्स, गोग बोसॉन, एंड सेकंड है मेरे पास हिग्स बोसॉन। और फोर्स चार्ज के लिए मैंने कौन से बताए थे? कौन से मेरे पास? मेरे पास ग्लूओन है। मेरे पास क्या है? ग्लूओन्स है। और मेरे पास क्या है? डब्ल्यू प्लस बोसोन, डब्ल्यू माइनस बोसोन। और मेरे पास क्या है? जेड नोट बोसोन। और मैंने क्या था? हिग्स बोसोन। और मेरे पास क्या है? फोटोन। याद है? सब मेरे पास क्या है? अब जब मैं इनकी बात करूंगा गोग वालों की, तो मेरे पास हिग्स बोसोन, मेरे पास क्या है? हिग्स बोसोन। और बाकी जितने मेरे पास क्या है? मेरे पास चाहे आपको ये ग्रेविटोन लगा लो, ठीक है, या फिर मेरे पास फोटोन लगा लो। और मेरे पास डब्ल्यू प्लस माइनस बोसोन एंड जेड बोसोन। ये मेरा किसका पार्ट है? गोग। मैंने क्या किया है? मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स बताया, ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स बताया। अब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स क्या कहता है? स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स ये कहता है कि हमने दो तरीकों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किसमें डिवाइड करा? एक तो मास कैरियर, दूसरे चार्ज कैरियर। फिर जब मैंने मास कैरियर की बात की तो मैंने क्या किया? मैंने उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया। कौन से? क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स में मेरे पास क्या है? अप डाउन, तो बॉटम, चार्म स्ट्रेंज। और वहां पे मेरे पास कितने हैं? 6। कौन से? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज, टाउ, टाउ न्यूट्रिनोज, म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनोज। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा? मैंने फोर्स कैरियर वाले देखे। फोर्स कैरियर वाले मेरे पास कौन से हैं? मैंने देखे पहले 4 तरह के फोर्स है, और 4 ही तरह के फोर्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए। तो मैंने क्या देखा? मेरे पास कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लूओन। मेरे पास कौन है? सॉरी, ग्लूओन। मेरे कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लूओन। ठीक है, देन मैंने क्या सर्च किया? मैंने क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोटोन। वेरी गुड। एंड मैंने क्या देखा? वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तीन रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यू प्लस बोसोन, डब्ल्यू माइनस बोसोन, जेड बोसोन, जेड नॉट बोसोन। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या है? ग्रेविटोन, जिसकी डिस्कवरी मैंने अभी तक नहीं की है। और एक नया पार्ट मैंने क्या कर दिया? हिग्स बोसोन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में दो ग्रुप में और कन्वर्ट कर रहा हूं। किसमें? फर्मियोन्स में और बोसोन। फर्मियोन्स में मेरे पास क्या है? फर्मियोन्स में मेरे पास हैंगे वो वाले पार्टिकल्स। मेरे पास क्या है? क्यू और जेड, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। और यहां मेरे पास क्या है? बोसोन में मेरे पास दो तरह के, एक तो हिग्स बोसोन पार्ट वाले और दूसरे बोसोन बोसोन पार्ट वाले। हिग्स बोसोन में मेरे पास हिग्स बोसोन है, यहां मेरे पास क्या है? अब ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है कि मतलब और क्या फर्क है? पहला फर्क तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, ये हो गए बोसॉन्स हो गए, और दूसरा क्या है मास कैरियर पार्टिकल्स हो गए, और ये क्या फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हो गए। तीसरा फर्क क्या है इनमें? तीसरा फर्क है, व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? लिखो। फर्मियोन्स में हमेशा क्या है, फर्मियोन्स में जब भी पार्टिकल्स मिलेंगे दे आर इन द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन टू ईच अदर। जैसे मेरे पास क्या, मेरे पास अप मिलेगा, अंदर मुझे क्या मिलेगा, डाउन मिलेगा, टॉप है तो मेरे पास क्या मिलेगा, बॉटम। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यून है तो म्यून। पढ़ लिया करो, इतनी कोई नई बात नहीं बता रहा, क्लास मिस करोगे तो नहीं आएगा समझ में। तो मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा फर्मियोन्स में, फर्मियोन्स में मेरे पास ये रहेगा कि एक दूसरे में क्या रहेगा, पेयर्स में रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे। यानी अगर मेरे क्वर्क्स की बात करूं तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा मेरे पास अप क्वर्क है, नहीं, अगर मेरे पास अप क्वर्क है तो साथ में क्या होगा, डाउन क्वर्क। मेरे पास क्या है, टॉप है मेरे पास बॉटम होएगा, और फिर मेरे पास क्या है, चार्म है मेरे पास चेंज रहेगा, और हमेशा पेयर में रहेंगे। सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस, म्यून, म्यून न्यूट्रिनोस, टाउ, टाउ न्यूट्रिनोस, कैसे रहेंगे, हमेशा पेयर। लेकिन इनके साथ में ऐसा ये सिंगल एंटिटी में बोसोन क्या रहेगा, अलग रहेगा। मैं ये कह सकता हूं कि सर डब्ल्यू बोसोन और डब्ल्यू माइनस बोसोन, यस डब्ल्यू बोसोन अलग एग्जिस्ट कर सकता है और डब्ल्यू माइनस बोसोन अलग एग्जिस्ट करता है, जेड नॉट बोसोन एग्जिस्ट कर सकता है, हिग्स बोसोन अपना खुद ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है, क्वार्क फर्मियोन्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में। फर्मियोन्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में, और बोसोन कैसे एग्जिस्ट करेंगे, याद रख लेना। क्यों याद रख लेना, क्योंकि फर्मियोन्स का और इनका डिफरेंशिएट उन्होंने पूछा नहीं अभी तक यूनिट प्रीलिम्स में, आ जाएगी स्टेटमेंट सीधी, ठीक है, तो समझ लेना। अच्छा, एक साइकिल की और बात करें। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, जब मैंने आपको बोला था कि भाई आपको मैं क्या लिख रहा हूं, आपको मैं लिख रहा हूं +2/3, डाउन को क्या लिख रहा हूं मैं, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो पूरे, अगर मैं इसको क्या है, अगर इसको मैं एक साइकिल मान लूं, साइकिल क्या होगी, क्योंकि मैंने कोई रोटेशन लिया और ये मेरी कंप्लीट होगी, यानी एक या फिर मेरी ये इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट। तो मेरा यहां से यहां जाना पूरा क्या हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 1/3 मानूंगा तो क्या है, मैंने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, दैट इज माय 1/3। तो मेरे जो फर्मियोन्स है वो क्या रहेंगे, कंप्लीट साइकिल कंप्लीट। लेकिन क्या मैंने आपको ऐसा बोला कि 1/3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये लिखवाया, क्या लिखवाया था कंपैरिजन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है कितना 1, फिर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा, इससे तो फिर मेरे पास क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स रहेगा सबसे लास्ट में, और वो भी क्या है 10⁻38, फिर मेरे पास 10⁻3, 10⁻⁻, ऐसे लिखवाया था, वो कंप्लीट रहेगा। जब मैं साइकिल की बात करूंगा तो क्या है, बोसोन में साइकिल कैसे रहेगी, कंप्लीट रहेगी, और लेफ्ट विंग में फर्मियोन्स में क्या रहेगी, हाफ 2/3 अनुपात में, ठीक है। ये जब तक समझ में नहीं आया तब तक पहले क्लास अटेंड नहीं की होगी, ठीक है, और पढ़ लिया करो, जाके रिवाइज किया करो, कोई नई बात नहीं बता रहे, जो बात बताई है उसी में से बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं समझ नहीं, तो ऐसे क्या, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बताई, मैंने बताया था क्वार्क बताया था, मैंने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, फिर मैंने क्या है फोर्स कैरियर बताए थे, जिनमें मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताया था, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उनके मैंने बताया थे भाई उसमें क्या है, 6 वहाँ मेरे हैं, 6 यहाँ है और 6 मेरे इधर है, ठीक है, टोटल है उनमें 6 तरह से टॉप बॉटम अप डाउन, ठीक है, क्वार्क वो चार्म स्टेट, और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस, टाउ, टाउ न्यूट्रिनोस, म्यून, म्यून न्यूट्रिनोस, और यहाँ मैंने क्या बताया, यहाँ मैंने बताया था फोटोन, ग्लूऑन, ग्रेविटोन, W+ बोसोन, W- बोसोन, जेड नॉट बोसोन और हिग्स बोसोन, इनका जिक्र किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स को थोड़ा और बढ़ाता हूँ ना, मैं एक चीज नोटिस करूँ, वो जो नोटिस ये करता हूँ कि इसका क्लासिफिकेशन फर्मियोन्स और बोसोन के आधार पर भी हो सकता है, वो इसके बारे में बात करता है। तो उन्होंने बोला कि फर्मियोन्स क्या है, फर्मियोन्स ग्रुप वो है जो क्या करेंगे, वो ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनमें क्या रहेगा, जिनमें कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, सॉरी जिनमें कुछ ना कुछ मास रहेगा, क्या रहेगा, मास रहेगा। मास वाले कौन से मेरे पास, क्वार्क्स है मेरे पास, लेप्टॉन्स है, तो मेरे 6 होंगे। दूसरा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई की साइकिल कंप्लीट साइकिल ही रहेगी, ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या बोला, पेयर्स में रहेगी, ठीक है। इसके अपोजिट वही सब बातें मारे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई बाकी जो पार्टिकल्स बच गए कौन से वाले, बोसोन में, बोसोन में 2 तरह के पार्टिकल हैं, उन्होंने क्या बोला, वो बोसोन और दूसरे हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन में मेरे पास कौन से पार्टिकल, सिर्फ हिग्स बोसोन पार्टिकल्स, और वो में मेरे कौन से वाले, ग्लूऑन, फोटोन,
ग्रेविटास, जेड प्लस बोसोन, डब्ल्यू प्लस बोसोन, डब्ल्यू नॉट बोसोन, वो सब मेरे पास क्या है, वो कैसा है, वहां पे क्या रहेगा, वहां पे कंप्लीट साइकिल रहेगा, साथ के साथ क्या है, आप क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट चार्ज में रहेगा, आप उनको हाफ चार्ज में शो नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने बताया है, इसमें कुछ है नहीं इतना खास। यही होता है मंडे को, और यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक डालो, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन देख, एक बात नोटिस की, जब बिग बैंग हुआ था तो क्या हुआ था, सब चीजें सिंगुलरिटी पे आ गई पॉइंट पे, और फिर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है, फिर क्या होता है, लास्ट उसी को मैंने क्या नाम दिया, बिग बैंग। और बिग बैंग होने के बाद में क्या है, एनर्जी मिली थी, और वही एनर्जी किसमें बदली, फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल, और फॉर्मूला कौन सा लगाया, E = अब आज के टाइम में मेरे पास क्या है, आज के टाइम में मेरे पास बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल कौन से मेरे पास प्रोटॉन है, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेरे पास न्यूट्रॉन्स। मैं क्या करूं, मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं, अब इनको ये पता है कि अगर मेरे पास इस तरफ से ये है और दोनों इक्वल है, तो ये हो सकता है कि या तो एनर्जी से मैं ये बना लूं, या फिर मैं इन दोनों को मिला के क्या बना लूं, तो मैं सिंगल क्रिएट कर सकता हूं, मैथमेटिक्स में ये करता है, मेरा क्या है 1 + 1 = 2 है, या फिर ऐसे मान लो कि 2 + 1 मेरा ये है 3 है, तो मेरा 1 + 1 ये भी हो सकता है, या फिर मैं क्या करूं 2 + 1 कर, ये भी हो सकता है। तो अगर मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन तो इस तरह से प्रूव हो, तो इसी फंडे को दोबारा रिप्लेस करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारे प्रोटॉन जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें हमें क्या है, हमें तोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम उनको तोड़ नहीं ले सकते, हम प्रोटॉन्स ही कोई कर रहे हैं, प्रोटॉन्स को क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स को लाइट की स्पीड से क्या कराएंगे, और इस तरह की अलग अलग मशीन बनाए, इस तरह की क्या बनाए। पहली जो मशीन है, जैसे क्या है, मेरे पास 3 मशीन है जो क्या करेंगे, जो मेरी इलेक्ट्रॉन्स को और या फिर प्रोटॉन्स को क्या करेंगे इस लाइट की स्पीड पे। पहली मशीन मेरे पास साइक्लोट्रॉन, दूसरी मशीन मेरे पास है सिंक्रोट्रॉन, और तीसरी मशीन मेरे पास है बीटाट्रॉन। तीसरी मशीन मेरे पास कौन सी है, ठीक है, 3 तरह की मशीन है। अब पहला टॉपिक डालो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या, देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक पाइप में बेसिक फंडामेंटल पाइप, ठीक है, अब वही पाइप को मैं क्या करूंगा, ऐसे लेयर में बनाऊंगा, के ट्यूब से फ्लास्क तो ये तो हमारा करंट है। Reactions. A positively charged particle can be accelerated to high energy with the help create a magnetic field alternating wood
देख एक पाइप समझो, एक पाइप ऐसे आ रही है, ठीक है, और वही पाइप ऐसे घूम रही है, उसकी बहुत सारी लेयर बनी, ठीक है, बहुत सारी लेयर, बहुत सारी, ठीक है। ये जो मैंने इसे यहाँ पे बनाई है 3D में, 3D में समझो इसको, ठीक है, ये लेयर बनी, यानी वो है कैसे, वो ऐसे, एक पाइप है वो ऐसे है, ठीक है। अब उस पाइप के अंदर से हमने क्या किया, हमने बेसिक पार्टिकल भेजे, कौन से, न्यूक्लियर चार्ज किससे बनेंगे, दो अप और एक, और हमने क्या किया, पार्टिकल जा रहे हैं, ये पार्टिकल है। अब ये कहोगे सर ये पार्टिकल्स का हम रोटेट कैसे करें, पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स तो अपनी मर्जी से जाएंगे, कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ तो बल लगाना पड़ेगा, तभी मूव करेंगे, बिना फोर्स के नहीं करेंगे। तो उस फोर्स के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, कहाँ पे, क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता रहूंगा, जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा ये पार्टिकल उतनी तेज स्पीड से क्या करेंगे, और जब इसकी पावर का, जब तक ये क्या होगा, जब तक घूमते घूमते क्या है, नियरली क्या हो जाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट पहुंच जाएंगे, प्रकाश के वेग के बराबर पहुंच जाएंगे। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इनको उठा के आगे ऐसे गोल वाली मशीन, क्या करूंगा उसमें नीचे, एंड देन क्या है, जैसे स्पीड की लाइट होगी देन E = mc², और ये क्या है, ये सारे के सारे किसमें बदल जाएंगे, एनर्जी मूव करेंगे, मूव करके एनर्जी में। इस तरह की जो मशीन होगी मेरे लिए क्या करेगी, दैट मशीन इज माय साइकिल। मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोटॉन को ले रहा हूं, और प्रोटॉन को लेने के बाद में क्या है, उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, जब तक वो कितना बदल जाए, कितना, प्रकाश के वेग के बराबर ना हो। अच्छा तुम लोगों ने वो देखा है, पंखा देखा है, कौन, पंखे के चारों तरफ क्या आते हैं, चुंबक रहते हैं, और चुंबक से क्या करेंगे हम, यहीं पे क्या करेंगे, बीच में कोयल रहता है, और उसी कोयल में क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं, वो चुंबक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, तो क्या है, फोर्स से वो पंखा घूमता है, जो कोयल होता है। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोयल रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, स्पीड यहाँ पे क्या आ रही है, स्पीड यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। साइक्लोट्रॉन किसके ऊपर आधारित है, इसी बात पे आधारित है कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड को लगातार बढ़ाता हूँ, और क्या होगा, एक टाइम पे स्पीड प्रकाश के बराबर हो जाएगी, फिर क्या है, छोटा बिग बैंग होगा, एंड देन सारे के सारे पार्टिकल किसमें बदल जाएंगे, प्रकाश में। दैट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ साइक्लोट्रॉन में, प्रोटॉन यूज करूंगा या फिर मैं अल्फा पार्टिकल यूज करूंगा। अब ये क्या नई चीज आ गई सर, अल्फा पार्टिकल। मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था, याद हो तो, किसका, रेडियो एक्टिविटी का, हाफ लाइफ का, याद आ रहा है, वहां पे मैंने तुम्हें बोला था कि अल्फा पार्टिकल्स पढ़ के आना, ठीक है। अब तुमने नहीं पढ़ा होगा तो क्या हो गया, मैं डरावना लग रहा हूँ क्या, तो फिर पता नहीं क्या, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं बताई जा रही है आप लोगों को। सिंपल एक मशीन है, मशीन में आप क्या करोगे, पानी ऐसे लगाओ कि भाई इसमें पानी जा रहा है, तो जितना प्रेशर ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, ज्यादा तेज जाएगा। अब आप पानी के लिए क्या है, छोटी मोटर लगाओगे तो कम प्रेशर, जब बड़ी मोटर लगाओगे तो बड़े प्रेशर से पानी जाएगा। तो वैसे ही क्या करना है, मैं प्रेशर किससे बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बढ़ाऊंगा। यहाँ मैं पानी की जगह क्या लिख रहा हूँ, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल लिख रहा हूँ, और फिर घुमा के लास्ट में क्या है, ऐसी मशीन में डाल दूंगा, और यहाँ पे क्या कहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा, एंड देन दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज साइक्लोट्रॉन। यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे गति हमेशा क्या रखती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब फिर मेरी ऐसी मशीन एक और है, ऐसी मशीन मेरे पास क्या है, ऐसी एक और है, लेकिन इसमें मैं क्या है, स्पीड को क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, गति मेरी जो है क्या रहेगी, एक समान रहेगी, और ऐसी मशीन मेरी क्या कहलाएगी, है ना नेक्स्ट वाला, साइक्लोट्रॉन एंड सिंक्रोट्रॉन। दोनों मशीन सेम है, लेकिन फर्क क्या है, सिंक्रोट्रॉन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और साइक्लोट्रॉन में क्या है, स्पीड बढ़ती रहेगी।
स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे क्या होती रहेगी, स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन सिंक्रोट्रॉन में स्पीड फिक्स पॉइंट है। ठीक है, पार्टिकल क्या यूज होंगे, प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या करता है, उसको बढ़ाता है। तो फोर्स कौन सा लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। साइक्लोट्रॉन क्या है, सिंपल मशीन है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बिग बैंग को दोबारा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको रख दो, क्या होगा, रख दो इसको। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्टिकल्स को E = mc² दोबारा बिग बैंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड देन व्हाट विल हैपन, मैं प्रोटॉन को घुमा रहा हूँ, एंड देन दैट स्पीड हो जाएगा और फिर कितनी एनर्जी में बदल जाएगा। सिंक्रोट्रॉन में क्या है, मेरी स्पीड मेरी कांस्टेंट है। अब तीसरा है मेरा बीटा ट्रॉन। सेम मशीन, सब कुछ सेम, लेकिन मेरा क्या चेंज हो गया है, पार्टिकल्स कौन से आ जाएंगे, बीटा ट्रॉन में पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कौन से पार्टिकल्स यूज करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स यूज करने के बाद मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यूज करूंगा, एंड देन या फिर मैं बीटा पार्टिकल। लेकिन यहां पे मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, मैं यहां क्या करूंगा, मैग्नेटिक चुंबकीय बल लगाऊं। वहां पे विद्युत चुंबकीय बल था, किसमें, सिंक्रोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन। विद्युत चुंबकीय बल लगा रहा था, यहां से कौन सा बल लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक चुंबकीय बल लगा। ठीक है, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी से नोटबुक लो। ठीक है, मैं पीछे क्यों देख रहा हूं, तुम्हारी भी हालत, छुट्टी कर गए तुम, नोटबुक लो, पीछे का पढ़ो, जो नहीं आता है वो फिर पूछो, वरना अभी ऐसे बीच में याद नहीं आएगा कुछ, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। ठीक है, तो तीनों में फर्क पता लग गया। साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन सिंपल मशीन है, मैं पार्टिकल्स में फंडामेंटल पार्टिकल बेसिक पार्टिकल को घुमाऊंगा, किसकी मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से, और फिर मैंने एक साइकिल में वहां पे क्या है, ये उसके पार्टिकल घूमते रहेंगे, घूमते घूमते बदल जाएगा। सेम मेरा कंसेप्ट किसमें, सेम मेरा साइक्लोट्रॉन में। लेकिन सिंक्रोट्रॉन में क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स होंगे या फिर अल्फा पार्टिकल्स होंगे, उनकी स्पीड क्या, फोर्स यूज करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करूंगा, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन नहीं लाऊंगा, किसमें, सिंक्रोट्रॉन में। अगर फ्लक्चुएशन आई या फिर मैंने कम ज्यादा किया किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, तो मेरा क्या है, स्पीड बढ़ेगी, किनकी, पार्टिकल्स की, प्रोटॉन्स की या फिर अल्फा पार्टिकल। और सेम बीटाट्रॉन में क्या है, सेम मशीन है, लेकिन पार्टिकल्स कौन से आएंगे, बीटा पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। और फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास फील्ड कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों मैग्नेटिक फील्ड, नेचर ही ऐसा है, किसका नेचर है, इलेक्ट्रॉन, जो करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसी चीज पे एक चीज और है कि सर इनका कोई छोटा इंस्ट्रूमेंट भी, दैट इज कांसेप्ट ऑफ प्रोटॉन। मान लो कोई सॉफ्ट टिश्यू, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यू में क्या करूं, मेरे पास ब्रेन, ठीक है, मेरे ब्रेन में बहुत सारे हिस्से हैं, कुछ हिस्सा मेरे ब्रेन का ऐसा जो मेरी मेमोरी के लिए यूज होता है, कुछ मेरा ऐसा जो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को यूज करता है। मान लो ब्रेन में ट्यूमर हो, ब्रेन में ट्यूमर, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, या तो मैं इसी ब्रेन के साथ जीता रहूं, एक दिन क्या होगा, जिस हिस्से को मैंने प्रभावित करा है, अगर मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी को कर रहा है तो मैं चलना फिरना भूल जाऊंगा, अगर वो मेरी मेमोरी को कर रहा है इफेक्ट तो मेरी याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी, जिस हिस्से में इफेक्ट करेगा उसी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि मैं अपनी खोपड़ी को खोलूं और फिर क्या वो हिस्से को निकाल दूं, वो हिस्से को निकाल दूं, क्योंकि ट्यूमर तो फैलता जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। या फिर अब ब्रेन ऐसा है कि बहुत सारी नर्व है कि मुझे क्या है, मुझे पूरा खोल के दोबारा जोड़ना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करता था, अब से पहले जब तक मेरे प्रोटॉन थेरेपी नहीं आई तो मैं क्या करता था, ये लोग क्या करते थे, वो ब्रेन में एक्सरेज डाल देते, किस एरिया पे, अगर मान लो दिस इज माय ब्रेन, मान लो कि मेरे पेरेंटल लोब में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे ट्यूमर सेल्स इंक्रीज हो गई,
अब ट्यूमर का जिनको नहीं पता है तो ये मान लो कि जब भी सेल्स अनकंट्रोल्ड मैनर में इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है दे विल बिकम कैंसर। कोई बीमारी नहीं है। कैंसर क्या है? जब आपकी बॉडी अब नॉर्मलिटी अमाउंट है बहुत सारी सेल्स को क्या करने लग जाती है, बनाने लग जाती है। देखो ये चीज सुनी होगी ना कि जब तक सब चीजें कंट्रोल में है, मैंने वो फिर बताया था चाइल्डहुड का, अडल्ट का और ओल्ड एज का। चाइल्डहुड में क्या होगी, हर रोज हमारे बॉडी में सेल्स जनरेट होती है, सेल बनती है। बच्चों में क्या होगा, सेल ज्यादा बनेगी, डेस्ट हुए कम होंगी। जवानी में दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बुढ़ापे में क्या रहेंगे, प्रोड्यूस कम होगी। इसलिए आपको क्या है, कुछ ऐसे बल झुर्रियां पड़ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। सेल्स बन रही है लेकिन जितनी डेस्ट हो रही है उसके मुकाबले कम बन रही है। अब होता क्या है कि अब जब भी ये सेल्स क्या है इनमें अनकंट्रोल्ड मैनर में आ जाए, किसी भी से ग्रोथ करने लगे। मान लो मेरे लंग्स में क्या है, सेल्स, लंग सेल्स मेरी अबनॉर्मलिटी से क्या है इंक्रीज होने लग जाए बहुत सारी। अब वो तो नॉर्मल फिनोमेना है, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से ट्रिगर होगी बॉडी, एंड बॉडी ट्रिगर होने के बाद व्हाट विल हैपन, फॉर्मूला क्या है देन ये नहीं बनाना, ये तो वैसे आपको मिल जाएगा। बॉडी ट्रिगर हो जाए, ट्रिगर होने के बाद व्हाट विल हैपन, मेरे बॉडी में ट्रिमेंडस अमाउंट में क्या है, सेल्स बने। मेरे किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, मेरी ब्रेन की सेल्स इंक्रीज हो सकती है, मेरी लीवर में भी ऐसा हो सकता है, अबनॉर्मलिटी आ जाए। लीवर कैंसर होने के और बहुत सारे रीजन भी है, सिरकोसिस हो जाए, सिरकोसिस लीवर में, लीवर सिरकोसिस, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे मेथड है जिसकी, लेकिन ट्यूमर का सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है कि जब मेरी सेल्स क्या है एकदम हाई अमाउंट में क्या है रिलीज हो जाए अनकंट्रोल्ड है, लेकिन उनको कंट्रोल ना रहे तो किस में बदल जाएगी, ट्यूमर में बदलेगा, ट्यूमर लेटर और कैंसर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मेरे नंबर्स ऑफ सेल क्या है, बहुत सारी मात्रा में बढ़ जाएंगे, बहुत सारी मात्रा में क्या बढ़ेंगे। तो मैं आज से पहले क्या करता था, हम एक्सरे यूज करते थे, एक्सरे, और एक्सरे से क्या करते थे हम, हाई, वो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरे वेव्स को उस हिस्से में ट्रिगर करते। अब हाई वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होने से क्या होता था कि मेरा ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, ये तो डेस्ट हो जाता था, इसके आसपास का भी हिस्सा क्या हो जाता था, डेस्ट हुए। यानी मैंने एक्सरे के मेथड से मैंने क्या किया, मैंने मेरा क्या है, मेरे कैंसर डिफिकल्टी में से कर रहा है, और वो मेरे कौन से हिस्से को इफेक्ट कर रहा है, वो मेरे कॉग्निटिव एबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है कि मेरे चलने फिरने का। लेकिन हुआ क्या, मैं कॉग्निटिव का इलाज करने गया और उसने क्या कर दिया, मेरा मेमोरी वाले हिस्से को इफेक्ट कर दिया। देन अब मुझे याद भी नहीं है चीजें। पहले तो ये था कि मैं चलना फिरना या फिर वॉक करना, कुछ करना भूल रहा था, अब मेरी याददाश्त भी चली गई। तो उन्होंने क्या कहा, साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी बनाई, उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, हम एक साइक्लोट्रॉन बनाए छोटा, और उस साइक्लोट्रॉन में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन में क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से घुमाएंगे, और फिर क्या है, प्रोटॉन की अगर इस हिस्से में क्या है, कैंसरस सेल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉम्बार्डमेंट। क्योंकि एक्सरे में क्या है, अगर मैंने ज्यादा एक्सरे भेज दी तो ज्यादा हिस्सा डैमेज हो जाएगा, और कम एक्सरे भेजी तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्यूमर की कुछ सेल रह जाए, और थोड़ी देर बाद जब भी इसको दोबारा से वो मिलेगी, सेल्स को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो दोबारा क्या है, दोबारा कैंसर हो जाए, दोबारा ट्यूमर डेवलप होने लग जाएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ लोगों ने कैंसर का इलाज कराया, फिर दोबारा कैंसर हो गया, कुछ ना कुछ सेल्स क्या है रह गई हैं, और फिर दोबारा के सेल्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे उन्होंने ग्रोथ स्टार्ट की फिर से कैंसर अराइज। तो उसमें प्रॉब्लम है, तो इन्होंने क्या बनाया, प्रोटॉन थेरेपी में, प्रोटॉन, इसमें क्या करेंगे, पर्सन को उसमें एक्स मशीन में लेटाया जाएगा प्रोटॉन थेरेपी में, और क्या है, साइक्लोट्रॉन की वजह से प्रोटॉन को घुमाया जाएगा, और फिर फिक्स हिस्से में क्या कराया जाएगा, प्रोटॉन की बॉम्बार्डमेंट, एनर्जी की फॉर्म में लेजर बन जाएंगे, एनर्जी की फॉर्म में क्या है दिखाएंगे, और क्या है, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितने हिस्से को क्या टारगेट करना है, कितने हिस्से को, और इंडिया में ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये हमारे पास अगला टॉपिक है लार्ज विंडो। LH साइक्लोट्रॉन याद है, साइक्लोट्रॉन याद है। अब क्या हुआ, मैंने एक साइक्लोट्रॉन लिया, मान लो यहां से लिया, इसको ऐसे बनाया, मैंने एक साइक्लोट्रॉन लिया,
ठीक है, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, एक साइकिल में सर्कल ले जाना मुझे, यहाँ से मैंने प्रोटॉन घुमाया और प्रोटॉन घुमा के सर्कल में, अब मैंने एक और लिया और फिर क्या है, उसको भी यहाँ पे, और दोनों की क्या रखी डायरेक्शन, एक तरफ से मैं प्रोटॉन यहाँ से डालूंगा, प्रोटॉन यहाँ से प्रोटॉन डालूंगा, और ये प्रोटॉन क्या है, ये प्रोटॉन यहाँ से जब जाएंगे तो ये दिशा में जाएगा, और यहाँ से मैं प्रोटॉन एंटर करूंगा तो मेरी साइड कौन सी रहेगी, और मेरे पास क्या है, 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 4 ऐसे पॉइंट मिले, छल्लों के 4 ऐसे पॉइंट मिले जहां पे क्या है, दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, और हमने क्या किया, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में एंटर कराया। अब किसी ना किसी पॉइंट पे जाके दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे, दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा, ब्लास्ट होगा सिमिलर टू द, और ऐसा ही करके क्या किया 2012 में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सपेरिमेंट हुआ सर में, ठीक है, सर ने क्या है, बेसिकली ऑब्जर्वेटरी, क्या है, ऑब्जर्वेटरी, कहां की ऑब्जर्वेटरी है, प्रयोगशाला बोलते हैं, ठीक है, नहीं रुको, वैधशाला वाली प्रयोगशाला, वैधशाला देख लेना, शायद कंफ्यूजन, ऑब्जर्वेटरी को वैधशाला नहीं बोले, है ना, वैधशाला है, प्रयोगशाला तो एक्सपेरिमेंटल लैब होती है, वैधशाला है, कहाँ है, यूरोप में, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई बनी कब थी, 1950 किसके लिए बनी थी, पार्टिकल फिजिक्स के लिए, पार्टिकल फिजिक्स में क्या है, एक्सपेरिमेंट करने, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स में कण भौतिकी, निम्न वालों क्या है, कण भौतिकी के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनी थी, ठीक है। अब मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, अब मेंबर भी बनेंगे कोई कोई, तो मेंबर क्या है, इन्होंने बोला कि सिर्फ यूरोप की जो कंट्रीज हैं वही क्या बनेगी, मेंबर बनेगी, कंडीशन लगा दी कि बाहर की कोई भी कंट्री क्या नहीं करेगी, मेंबर नहीं, क्यों किया ऐसे, 1954 का दौर दिया सब, एडवांस लोग कहाँ थे, सारे यूरोप में ही बैठे थे, तो उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि हम पार्टिकल फिजिक्स में काम करेंगे, और हमने एक लैब बनाई जिसका नाम सर्न है, जो हमारे कहाँ है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे, और धरती के नीचे, धरती के नीचे, और उन्होंने 1954 में बनाया, उन्होंने कहा कि ओ सॉरी लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर बोलते, ये अलग जगह है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे, दैट इज लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर, उसके बारे में बात करें, तो इन्होंने 1954 में बनाया, और कंडीशन क्या लगाई कि सारे मेंबर कौन होंगे, फिर एक कमाल की बात हुई, इजराइल से बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने हर साल नोबेल प्राइज में, अगर 100 नोबेल प्राइज मिले हैं तो ज्यूज को कितने मिले, जो कितने मिले 80 अराउंड, सारा किसको मिले, ज्यूज को मिले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंट्री है इजराइल, उसको क्या दे दिया, कंसेशन दे दिया, क्या कंसेशन दिया कि भाई तुम हमारे मेंबर, अब मेंबर बनने के लिए क्या जरूरी होता है, याद है मैंने तुम्हें पहले बताया, सबसे पहले को क्या बनेंगे, ऑब्जर्वर, फिर क्या बनना पड़ेगा, एसोसिएट मेंबर, एंड फिर आप क्या बनोगे, परमानेंट। आप ऐसा हो सकता है कि मतलब आप सिंपल शॉर्ट टर्म मेंबर बन जाओ, फिर क्या है फुल टाइम मेंबर बनो, और फिर लास्ट में क्या है कंप्लीट मेंबर बन जाओ। तो मेंबर के कुछ टाइप हो सकते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वर हो गए, ऑब्जर्वर का काम क्या होगा, जैसे हम सब लोग हैं, घर पे जब पैसों की बात होती है तो हमसे क्या पूछा जाता है, इस महीने कुछ चाहिए, हमें चाहिए तो हम हाँ बोल देते, वरना फिर क्या चुपचाप सुनते रहते हैं, कितना खर्चा करना है, ये करना वो करना। तो हमारा स्टेटस कैसा है, हमारा स्टेटस कैसा है, जब तुम थोड़ा बहुत कमाने लग जाते हो तो तुम क्या बन जाते हो, सोसाइटी में तुमसे पूछते कि हाँ बताओ भाई तुम्हारा खर्चा कितना, आपकी बार खर्चा कितना दोगे, तुम्हारा पार्टनर से कैसा है, एसोसिएट। तुम खुद शादी कर लेते, तुम्हारे खुद के बच्चे आ जाए तो फिर क्या हो जाओगे, यानी
ऑब्जर्वर में क्या है, तुम कुछ बोलो ना बोलो, तुम्हारे ओपिनियन की कोई राय नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने सब हो रहा है। शिट, रिमोट वाली कार खरीदी थी, पर व्हाट विल हैपन, अगली बार पैसे होंगे खत्म, ठीक है। अरे सोच रहे थे कि अगली बार 10,000 देंगे, इन्होंने सिर्फ 5 ही दिए। तुम कह नहीं सकते कि 10,000 दो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या ऑब्जर्वर है, जितना तुम्हें मिलेगा तुम देखो। एसोसिएट में क्या है, तुम्हारे पास कुछ पावर है, यानी तुम्हारे पास पैसा है, तो अपने पैसे खुद के लिए यूज कर सकते हो, घर वाला हो जाए। और मेंबर में क्या है भाई, जो करना है तुम्हें ही करना है, तुम्हारे याद। तो अब ये क्या है, इन्होंने क्या कंडीशन लगाई मेंबर्स के लिए, इन्होंने मेंबर लगाई कि यूरोपियन क्या है, सारी सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूरोपियन कंट्रीज क्या होगी, कितनी मेंबर कंट्रीज है, 22 कितनी है, मैंने जब पढ़ा था तो ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिए। अब ऑब्जर्वर तो इसके बहुत सारे, और इंडिया ऑब्जर्वर इसका बना था 2000, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, इंडिया जब इसका ऑब्जर्वर बना तो इसके 12 साल बाद 2016 में वो क्या बना, एसोसिएट। और तुम्हें पता है पाकिस्तान पहला नॉन यूरोपियन कंट्री था, कौन सा, नॉन यूरोपियन कंट्री था, जो क्या बना था, एसोसिएट मेंबर बना इन द ईयर ऑफ, एशिया में से, यानी इंडिया से पहले बना है। इंडिया कब बना, 2000, ये कब बन गए, 2000, इसी मामले में तो आगे पाकिस्तान। अरे ये कह रहे कौन सर, क्यों सर, अच्छा क्यों सर भाई, देखो अब क्या है, तुम और तुम्हारे भाई हो, बराबर उम्र के हो, एक ही दिन पैदा हुए, ट्विंस हुए, ठीक है। हुआ क्या, एक की जॉब पहले लग गई, तुम्हारी 1 साल बाद, तो उसने क्या किया, 1 साल तक वो पैसा देता रहा, उसके बाद क्या है, घर में ज्यादा सुन गए, तुम्हारी बाद में लेट सुन गए। तो एसोसिएट मेंबर बनने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ा, कहाँ पे, सब। और वो मोस्टली किस फॉर्म में होता है, दैट इज मोस्टली इन द ऑब्जर्वर। जब आप हो तब आप क्या कर सकते हो, तब आप सिर्फ और सिर्फ पैसे दे सकते हो। लेकिन एसोसिएट मेंबर बनने के बाद में क्या होता है, एसोसिएट मेंबर बनने के बाद में सबसे बड़ी बात 2-3 चीजें होती है। एक तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो डेटा रिलीज होगा, कुछ ना कुछ डेटा आएगा, तो आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, तो कोई भी नई लेबोरेटरी कहीं बन रही है तो उस लेबोरेटरी के लिए आप क्या है, मटेरियल दे सकते हो। मटेरियल किसकी फॉर्म में, मैग्नेट दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, स्टील दे सकते हो, कंक्रीट दे सकते हो, सब चीजें। और तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, बताया था ना, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा सेंटर, बिग डेटा। तो आप क्या करोगे, अपने डेटा सेंटर्स में डेटा को स्टोर कर सकते हो, बाकी कंट्रीज को डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सब बीएफसीसी कौन करेगा, ये एसोसिएट मेंबर, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, बस बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाला लिखो, कण भौतिकी के क्षेत्र में सर्न की महत्ता के बारे में लिखें। कण भौतिकी के क्षेत्र में सर्न की महत्ता के बारे में लिखें। साथ के साथ आपको सर्न में भारत के एसोसिएट मेंबर बनने पे लाभ उठाना होता है।
Pros and cons of India after becoming its associate member in CERN. Yeah, he write down the importance of CERN in the field of particle physics. What are the pros and cons for India after becoming the associate member in CERN? ठीक है, लिखने 3-4 फायदे तो मैंने बता दी। ठीक है, कि क्या रहेगा, मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, जो डेटा यूज हो डेटा को यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि सर सिर्फ और सिर्फ CERN ही है पूरी दुनिया में जो पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जैसे कौन सी फर्मी लैब कहाँ है? यूएसए में। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? डी नोट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने किसी खोज की थी, टेट्राकॉक्स की खोज की थी। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे जब सॉरी X5568, ठीक है, और इन्होंने किसी खोज की टेट्राकॉक्स की। और लेटर ऑन जब इन्होंने डेटा किसको दिया, CERN को दिया, तो CERN ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? डी नोट एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर उन्होंने क्या किया? पेंटाकॉक्स। ये मैं बता चुका हूं पहले, ये हमने बात कर ली थी फ्लाइट में। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा कोई और लेबोरेटरी है? यस, और कौन सी लेबोरेटरी? बहुत टाइम पहले जूनो लेबोरेटरी थी, जियोंग मैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। सॉरी, इसको मत लिखो, पार्टिकल फिजिक्स में पहले इसको लिखो। इंडिया में RR कैट है, इंडिया में क्या है? RR कैट। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? MP। ये किसके फील्ड में काम करता है? इंडिया के लिए काम करे। जैसे इसरो है किसके फील्ड में? स्पेस टेक्नोलॉजी फील्ड में। ऐसे पार्टिकल फिजिक्स के फील्ड में कौन है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RR कैट। तो अगर कल को चल के न्यूट्रिनोस को क्या करना पड़ेगा, सॉरी नॉट न्यूट्रिनोस, अगर CERN को कुछ चीज चाहिए इंडिया से, तो सबसे पहले कौन आएगा बात करने के लिए? RR। CERN के बारे में बात करें, पहले इसके बारे में बात करें। लार्ज हैड्रॉन हुआ क्या, 2 प्रोटॉन लिए और प्रोटॉन्स को घुमाया। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय। प्रोटॉन क्या पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाने के बाद क्या है, लगभग इसकी स्पीड किसके बराबर आ गई? लाइट के बराबर। देन क्या किया, इसको डायरेक्शन में और सेम ऐसे ही दोनों एक साथ सेम इंटेंसिटी से। अब ये दोनों चलेंगे ऐसे और कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। या तो यहाँ टकरा सकते हैं, यहाँ टकरा सकते हैं। तो क्या हुआ? ब्लास्ट। और जैसे ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? 2012 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कहाँ पे? लार्ज हैड्रॉन। कहाँ लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस के। कितना? धरती के नीचे 150। और दोनों ये सर्कल जो है ये कितने हैं? ये 27 मीटर के, 27 किलोमीटर। ये जो एक इसका जो डायमीटर में बात करूंगा, जो छल्ले हैं कितने हैं? 29 किलोमीटर, 27 मीटर, कितने? 27। 2 इतने बड़े छल्ले बनाए धरती के नीचे 50 किलोमीटर पे। एंड देन क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने किया एंड दोनों क्या करे, एक पॉइंट पे आके। एंड फिर क्या हुआ, फिर सिमिलर पॉइंट बना, कैसे? सिमिलर टू दी। और एकदम से क्या हुआ, एकदम से ऐसी जाली बनी, क्या है? एक फील्ड क्रिएट। क्या हुआ? एक फील्ड क्रिएट, एक फील्ड। और इस फील्ड में से क्या हुआ? धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होकर ऐसे एक फील्ड क्रिएट हुआ। और इस फील्ड में से क्या है, अब उन्होंने पार्टिकल्स भी रखे थे, जैसे पार्टिकल मूव करने लगे तो एक बात नोटिस हुई, कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, कुछ पार्टिकल्स इसमें से गए और उन पार्टिकल्स का साइज क्या हो गया, आगे जाके बड़ा हो गया। जैसे पार्टिकल मूव करेंगे, पार्टिकल मूव करने वाले पार्टिकल क्या होगा, साइज बड़ा। मान लो पार्टिकल की साइज बढ़ा, यहाँ पे एक साइज, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया।
क्या ऐड किया, कुछ ना कुछ मास ऐड किया है, कुछ ना कुछ एनर्जी, यानी इसने कुछ क्रिएट किया है, इसने कुछ क्या किया है, कुछ बनाया। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, ये थोड़ी देर के लिए रही, कितनी देर के लिए, 10 की पावर माइनस 23 सेकंड, 10 की पावर माइनस 23 सेकंड रही, और यही फील्ड बाद में किससे बदल गई, दिस विल कन्वर्टेड इनटू बॉटम। याद है कोअक्स, टॉप बॉटम, ये क्या हुआ, ये फील्ड बनी, उन्होंने दोनों को टकराया, दोनों को टकराने के बाद में क्या है, फील्ड बना है, जाली से बनी, और जाली में से क्या है, जब पार्टिकल्स गए अंदर तो पार्टिकल का साइज बढ़ा हुआ, यानी कुछ क्रिएट हुआ, जब पार्टिकल का साइज हुआ तो क्या हुआ, छोटे से साइज बढ़ा हुआ। गिरीश भाग जाओ, लास्ट वार्निंग है यार, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, छोड़ के जा रही है, सच्ची बताओ, छोड़ के जा रही है, तो फिर छोड़ के जा रही हो, जान पे आ रही हो, तब भी ये कहो कि सर मेरा सब कुछ लूट रहा है, मुझे फोन चलाने दो, हाथ में कुछ है नहीं फिर भी फोन चला रहे हैं। अब ये हो कि हाँ 2-4 हो तब भी हो सर बहुत बिजी हूँ, क्लास में उसको टाइम देना पड़ता, वहां देना पड़ता है, फिजूल की बातें करो, पढ़ लिया करो कुछ यार। तो क्या हुआ कि कुछ ना कुछ क्या हुआ, कुछ ना कुछ पार्टिकल का साइज बढ़ा हुआ, जैसे ही पार्टिकल का साइज बढ़ा हुआ तो यानी क्या हुआ, कुछ ना कुछ निर्माण हुआ, कुछ ना कुछ निर्माण हुआ, उसी फील्ड ने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया और साइज बढ़ा दिया। अब साइज बढ़ा हुआ चीज का निर्माण होगा तो या क्या होगा, या तो कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड होगी या कुछ ना कुछ मास, दूसरा कुछ द्रव्यमान बढ़ेगा, और इसी फील्ड को क्या बोला गया, इसी फील्ड को नाम दिया है हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन H, और इसी को हम बोलते हैं गोल्ड पार्टिकल। तो एक्चुअली में गोल्ड पार्टिकल नहीं है, वो कोई पार्टिकल नहीं, वो क्या है, एक फील्ड है, एक क्या है, फील्ड है, कोई ये क्या है, क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र, पार्टिकल का क्षेत्र है। यानी मैं अगर उसकी क्वार्क्स की बात करूं तो क्वार्क्स मेरे पास क्या है, पार्टिकल्स के रूप में है, ठीक है। और अगर मैं किन की बात करूंगा, अगर मैं बोसोन्स वगैरह की बात करूं तो क्या है, एक बल के रूप में, वो मुझे बल के रूप में फोर्स होंगे, वो उसका मुझे कुछ मास दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मतलब अगर मुझे कोई चीज दिखाई दे रही है तो इसका कुछ वेट होगा, मास होगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं तो ये पुश होके जा रही है, लेकिन मुझे फोर्स दिखाई नहीं दे रहा। तो जो मेरे फोर्स पार्टिकल कैसे हैं, वैसे होंगे, इनविजिबल। क्या मुझे स्टोन के लिए फोर्स दिखाई दे रहा है, नहीं, लेकिन है, और लेकिन मुझे क्या है, क्वार्क्स लैप्टोन्स दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि उनमें क्या है, कुछ मास। तो यानी जब मैं हिग्स बोसोन की बात कर रहा हूं तो हिग्स बोसोन मेरा पार्टिकल नहीं, क्या है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है। और उस एरिया में क्या हुआ, जब उन्होंने 2012 में एक्सपेरिमेंट किया सर्न में, लार्ज हाड्रोजन कोलाइडर में, तो उन्होंने क्या देखा कि जब दोनों पार्टिकल्स को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब टकराया है, देन व्हाट विल हैपन, ब्लास्ट हुआ, एंड ब्लास्ट होने के बाद में क्या हुआ, एक फील्ड क्रिएट हुआ, और उस फील्ड में जब कोई भी पार्टिकल घुसेगा तो उस पार्टिकल का साइज बढ़ेगा। और सबसे कमाल की बात ये हुई कि ये सारी फील्ड ग्राफ बाद में जाकर इसमें बदल जाएगी बॉटम। अब कमाल की बात ये है कि इसको गोल्ड पार्टिकल नाम दिया। एक थ्योरी है, हर एक रिलीजन में एक थ्योरी है कि सबसे बड़ा क्या था, भगवान थे, भगवान ने क्या किया, कुछ क्रिएट किया, और फिर क्रिएट करने के बाद में क्या हुआ, वही भगवान वापस आके इंसानों में आके, या फिर उसने क्या किया, इंसानों के रूप में अवतार लिया। जैसे हमारे यहाँ पे इनकार्नेशन जीसस का लगा लो, ठीक है, और किसका लगा लो, हमारे यहाँ पे दशावतार की बात की गई है कि भगवान ही है, टाइम टाइम पे धरती पे आते हैं। सबको पहले क्या किया, कुछ क्रिएट किया, भगवान है, पार्टिकल है, नया क्रिएट कर दिया, भगवान ने क्या कर लिया, इंसानों को बना दिया, और फिर क्या हुआ, भगवान खुद बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, उसे बन गया, एक दिन अवतार लेके आया। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज है क्या, एक तरह का क्षेत्र, एक तरह का एरिया, जिसमें मेरे पास क्या है, जिसमें मेरे पास अगर मैं क्या है, अगर मैं किसको डालूंगा, पार्टिकल्स, तो पार्टिकल में कुछ ना मास और कुछ ना एनर्जी ऐड हो जाएगी, उनका साइज बढ़ा होगा, और फिर लेटर ऑन क्या होगा, ये फील्ड गायब हो जाएगी कितनी देर में, 10 की पावर माइनस 23 सेकंड में। यानी तुम सोचोगे ना कि गायब होनी, उससे पहले गायब हो जाएगी, बट गायब होकर किसमें हो जाएगी, बॉटम बॉक्स। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये अभी भी अनसोल्ड है, ये भी क्या है, अनसोल्ड है, अनसुलझी गुत्थी है। इसी के लिए क्या कर रहे हैं, इसी के लिए लार्ज हाड्रोजन कोलाइडर ने अपनी सारी की सारे एक्सपेरिमेंट क्या कर दिए थे, रोक दिए थे। 2012 में एक्सपेरिमेंट हुआ, 4-5 साल तक वो स्टडी करते रहे, क्या हुआ क्या नहीं, इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट हो गया उनके पास 2012 में,
फिर उन्होंने किसी टाइम उनको पता लगा कि यस दिस इज द गोल्ड पार्टिकल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गोल्ड पार्टिकल। और फिर उन्होंने क्या करा 2015-16 के अराउंड आते आते अपने सारे एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़ी मशीन बनाएंगे। जो ये लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर है ये क्या है, ये हमें ये नहीं बता पा रहा है, ये इतना छोटा नहीं है कि 10 की पावर 1 की और 10 की पावर -23 सेकंड में जाके क्या करे, चीजों को पता लगा दे। अगर मैं इतनी माइन्यूट या इतनी इफेक्टिव क्या बना लूंगा, मशीन बना लूंगा जो मुझे किसने सेकंड के 10.23 सेकंड से भी कम हिस्से में जाके मुझे पता कर लेगी, तो मैं पता लगा लूंगा कि क्यों मेरे क्या है गोल्ड पार्टिकल वो इसमें एटम में कन्वर्ट हो। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, LHC अपनी नई लेबोरेटरी बना रहा है, कौन सी LHC 2.0 and this is also known as high luminosity LHC large hadron collider। यानी इसका नया नाम क्या होगा, इसका नया नाम होगा HLLH। कब बन के तैयार हो जाएगी, अगले साल 2020। और फिर से ये लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट। क्या है मैं बताता हूँ। 29 ठीक है, 10 -23 सेकंड 150 मीटर, हाँ किलोमीटर नहीं मीटर, 150 किलोमीटर नहीं है, 150 मीटर पे है और 29 किलोमीटर की लंबी वो दो ऐसे सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनका कुछ नाम भी दिया है। जो मेरे 4 पॉइंट है ना, उन्होंने इनको नाम दिया है। जैसे उन्होंने बोला है LHC ब्यूटी, LHC बी, एलिस नाम दिया है। ऐसे दिखती मेरे अंदर। अभी मेरे पास क्या है 27 किलोमीटर की LHC, लेकिन फ्यूचर में क्या है, इसको 100 किलोमीटर हम नई वाली बना रहे हैं। ठीक है, एक चीज और, ये 3 पॉइंट और लिख लो, एटलस पहला लिखो एटलस ATLAS, दूसरा है CMS, तीसरा है LCMS, ठीक है CMS, चौथा है मेरे पास CMS बोल दिया ना, तीसरा मेरे पास एलिस ALIC एलिस, और चौथा है LHC B। B को छोटे अक्षरों में लिखोगे LHC B। LHC B में यहाँ पे क्या हुआ था, इसी LHC B पॉइंट पे दोनों क्या है प्रोटॉन आपस में टकरा गए, दैट इज नोन एज लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ब्यूटी, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ब्यूटी इसी टाइप पॉइंट पे टकरा है। ठीक है, और यही मेरे पास 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला कट और ये एटलस मेरा वो पॉइंट है जहां से मैंने क्या किया था, एंट्री कराई। ठीक है, एलिस है मेरे पास, CMS है मेरे पास, LHC। तो ध्यान रखना है, कई बार वो क्या करते हैं, यूपीएससी का गेम होता है कि वो ऐसी चीज उठा के क्या कर देते हैं, मैच करवा देते हैं, उसके ऑप्शन के सामने क्या देते हैं, कुछ दूसरा ऑप्शन दे देते हैं, फिर आपको पूछते हैं कि बताओ ये राइट है। ध्यान रखना है, सो इंपॉर्टेंट, एलिस, CMS, एटलस एंड LHC किससे रिलेटेड है, लार्ज हाइड्रोजन, किससे रिलेटेड है, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के 4 इंटरसेक्शन पॉइंट के 2 छल्ले जो है मेरे पास 27 किलोमीटर के, उन दोनों छल्लों पे मेरे पास क्या है, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अंदर से ऐसे दिखती है। The Large Hadron Collider. According to the Guinness Book of World Records, the Large Hadron Collider is the biggest machine on the planet. This thing is huge. It's a 27-kilometer underground ring located at a CERN facility near Geneva, Switzerland. The reason the Large Hadron Collider is so large is because it has one task: to destroy the smallest particles possible
so we can better understand how they work. The LHC is a really big particle accelerator. Basically, it's a bunch of magnets strung together that accelerate subatomic particles to near light speed, so we can literally smash them together and see what they break up into, so that we understand what the fundamental building blocks of those particles are. यहाँ से exact करेंगे particle The diagram. protons and electrons that the Large Hadron Collider work with are so tiny that the task of making them collide is akin to firing two needles 10 kilometers apart with such precision that they meet halfway. And how the Large Hadron Collider does this is incredible. The LHC needs a really high vacuum environment so the subatomic particles don't interact with matter. If the subatomic particles were allowed to interact with matter, they'd be annihilated and lost. So within the LHC ring, there's a tube that is kept at very high vacuum that the particles travel in. Subatomic particles can be accelerated in rings like the LHC or by linear accelerators. In a linear accelerator, we accelerate the particles in a line rather than around a ring. And linear accelerators really help us to get the particles up to speed before we inject them into a ring. The LHC has two linear accelerators, LINX3 and LINX4, which produce the particles and inject them into the large LHC ring. Accelerators, LINX3 and LINX4, which produce the particles and inject them into the large LHC. इस पे काम करिए, साइक्लोट्रॉन पे काम करिए, सिंक्रोट्रॉन पे काम करिए, इस पे काम करिए। ठीक है, दो साइक्लोट्रॉन के चलने हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, 4 पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, एटलस, एलिस और CMS एंड देन CLS ब्यूटी, LLS, ठीक है। ब्यूटी वो वाला क्षेत्र जहाँ दोनों पार्टिकल टकराए थे, अंदर क्या था, हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल की खोज हुई थी एक्सपोज हो, ठीक है, दिस इज नोन एज गोल्ड पार्टिकल। अब एक तो कहाँ क्या है, चलिए गोल्ड पार्टिकल, हाँ गोल्ड पार्टिकल। अब एक नया टॉपिक डालो, न्यूट्रिनोस। हमें पता है मेरे पास प्रोटॉन है, मेरे पास क्या है, प्रोटॉन जो कैसे होंगे पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेरे क्या होंगे नेगेटिव चार्ज, और मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं जिनमें क्या है, नो चार्ज। ठीक है, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मैंने क्या है, मैंने और पार्टिकल थे। अब मैं देखता हूं पूरी दुनिया में, अगर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में अगर मैं देखता हूं कि सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल और सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है वो कौन है, कौन मौजूद है, कहां पे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज है, टाउ न्यूट्रिनोज है और म्यू न्यूट्रिनोज है। लेकिन इतने कमाल के हैं कि जहां पे भी क्या है, जहां पे भी कोई न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, जहां पे भी कहीं एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कुछ भी हो, जहां पे भी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वहां पे ये क्या मिलेंगे आपको मौजूद, चाहे आप सन्स में लगा लो, स्टार में लगा लो, चाहे आप क्या है, आप ट्यूब में फ्यूजन लगाओ, टेलीविजन चलाओ, तब भी आपके क्या है, न्यूट्रिनोज। लेकिन है कैसे, इतने कमाल के पार्टिकल्स हैं कि अगर मैं ऐसे हाथ लग घुमा रहा हूं तो लाखों करोड़ों क्या है मेरे हाथ से क्रॉस। पूरे दिन में एक इंसान के शरीर से तकरीबन 6 बिलियन क्या है न्यूट्रिनोज पास हो जाते। लेकिन इतने कमाल के पार्टिकल्स हैं कि रिएक्ट किसी के साथ नहीं करते, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे और दिखाई नहीं, अगर रिएक्ट करें किसी को बदलाव करें तो दिख भी जाए। जैसे ऑक्सीजन है, नमी है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, लोहा गिरा हुआ है, आपको पता है नमी हो जाएगी, वाटर ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रस्ट बढ़ जाएगा, जंग बढ़ जाएगा, और फिर क्या क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन की मौजूदगी थी, पानी की मौजूदगी थी, पता लग रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में और फिर भी क्या है रिएक्ट, और इसीलिए दे आर नोन एज घोस्ट पार्टिकल्स। भूत क्या होते हैं, आप उनको दिखाई नहीं देते, ठीक है, दिखाई नहीं देते, और हर किसी को महसूस भी नहीं होते, ठीक है, पर होते जरूर हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अकॉर्डिंग टू वो कौन थे वहां पे बैठे हुए थे एग्रीकल्चर क्लास में, वो कह रहे थे सर हमने दिले ना गाय का भूत दिखाई देने लगे, तो मैं भी भूत का और मीठे का कुछ रिएक्शन होता हो। तो ऐसा है कि मान लो न्यूट्रिनोज क्या है, और फिर न्यूट्रिनो इतना समझ में है कि लगभग जहां पे भी एनर्जी, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, फिजन हो, कुछ भी हो,
जहां पे भी एनर्जी निकलेगी, जहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी, आपको न्यूट्रिनोज का प्रोडक्शन देखने को ये सबसे बड़ी बात है। और इसी बात का सारा हमारा मानिए, इसी बात पे अगले 40-45 मिनट हम खर्च करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या है, 2005 से पहले ये माना जाता था कि न्यूट्रिनोज में ना तो कोई चार्ज होता है, ना ही कोई मास होता है, यानी ना तो इनमें कोई क्या है, कोई मतलब वो है चार्ज है, ना ही कोई द्रव्यमान है। लेकिन 2005 में क्या हुआ, 2005 में स्टडी चेंज हुई और 2005 में नोबेल पीस प्राइज मिला इन फिजिक्स, और उसमें डिसाइड हुआ कि यस दे हैव नो चार्ज बट दे हैव वेरी लिटिल मास, कि बहुत कम मात्रा में क्या द्रव्यमान मौजूद, और 2005 का वो मिला था। तो अगर आप ये करने लग जाओ ना कि 2005 से पहले के करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो या कुछ मतलब रोड करंट अफेयर्स पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ऐसा मिल सकता है स्टेटमेंट। लेकिन 2005 में क्या हुआ था, ये स्टेटमेंट, और नोबेल पीस प्राइज मिला कौन फिजिक्स में 2005 का। तो अभी हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं पूरे गैलेक्सी में, लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास वो क्या है सामान के साथ कि इसमें ना तो कोई चार्ज होता है पर थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है। अब एक चीज है, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, दूसरा मेरे पास क्या है टाउ, ठीक है, और तीसरा मेरे पास क्या है म्यून, तीन है, मैंने तीन बताया। कमाल की बात पता है क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज होगा तो कैसे बदल जाएगा, टाउ न्यूट्रिनो, और टाउ किसे बदल जाएगा म्यून में, और म्यून किसे बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज किसे बदल सकता है म्यून, म्यून किसे बदल सकता है टाउ में, और टाउ किसे बदलता है। नॉर्मल फिजिक्स या फंडामेंटल फिजिक्स में क्या बात, क्लासिक फिजिक्स में क्या बात होती है, ये बताती है कि भाई मैटर अगर कोई होगा तो वो अपनी शेप चेंज, उसकी कोई फिक्स अमाउंट में क्या रहेगी शेप रहेगी, और वो अपनी शेप ऐसे उस शेप को इतना जल्दी नहीं बदल पाएगा। क्या है मेरे पास पीरियड में फिक्स शेप रहेगी, जैसे क्लास में मैं किसी नहीं फिर शेप बनेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्या रहेगा फिक्स अमाउंट में रहेगा, अपनी शेप को या फिर अपने स्ट्रक्चर को इतनी इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट। लेकिन ये क्या है न्यूट्रिनो जैसा, तो सबसे बड़ा जो अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है वो, पहली बात तो ये कि ये किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते, दूसरी बात ये कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे, दूसरी बात ये कि आपस में इंटरचेंज कैसे कर लेते, ठीक है, चार्ज नहीं है कुछ नहीं है, ठीक है, तो अपने आप कैसे करेंगे। अगर हमें ये पता लग जाएगा तो बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाएगी, किस चीज़ की, कि हम अपनी शेप या अपनी शेप को शेप शिफ्ट कर पाए, ठीक है। तो इसी के लिए क्या है, इसी के लिए अलग अलग जगह पे लेबोरेटरीज है। और न्यूट्रिनोज के साथ एक बात देखी गई है कि कई बार इक्का दुक्का परेशान होकर क्या कर देते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, कभी जैसे तुमने जलेबी खा के तुम घूम रहे हो, जरूर नहीं तुम्हारे पीछे भूत पड़ जाए अकॉर्डिंग टू उस लड़के के, पर क्या पता कभी कभी जैसे उसके साथ पड़ गया तो पड़ सकते हैं, हमेशा नहीं करेगा, लेकिन समहाउ कभी कभी क्या हो जाता है कि न्यूट्रिनोज सिर्फ और सिर्फ के साथ रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अब इनकी डिस्कवरी के लिए अलग अलग जगह पे क्या है लेबोरेटरीज बनाई। और एक कमाल की बात ये है कि सारी लेबोरेटरीज कहाँ है, मोस्ट ऑफ द 93 लेबोरेटरीज कहाँ मिलेगी, अंडर। अब तक की सबसे 2024 से पहले की सबसे बड़ी लेबोरेटरी थी मेरे पास आइस क्यूब लेबोरेटरी। कौन सी लेबोरेटरी थी मेरे पास, आइस क्यूब लेबोरेटरी। कहां पे थी, ये क्या है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रिनो वेधशाला। कहां थी मेरे, अंटार्कटिका में, लोनी, अरे पता नहीं क्या पढ़ोगे बाद में जाकर, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहां थी, साउथ अंटार्कटिका आइस के अंदर। उसके बाद क्या 2024 में उन्होंने रिपोर्ट तोड़ दिया चाइना वालों ने,
अब दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी कौन सी है? चाइना में लोकेटेड, ठीक है। और चाइना की जो लेबोरेटरी है दैट इज नोन एज ट्राइडेंट। और कहाँ है? साउथ चाइना सी। और लगभग क्या है? लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ी है किससे? और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लेबोरेटरी क्या है? लेबोरेटरी कहाँ है? कहीं और भी है? यस, बहुत सारी है। ये हटा दो। दक्षिणी चीन सागर, जैसे बैकार्डी वाटर न्यूट्रिन ऑब्जर्वेटरी मद्रास है, आईसीबीआर 2004 से बनी हुई, ठीक है। ये ग्राम सुसो नेशनल लेबोरेटरी कहाँ पे? इटली में, ग्राम सुसो नेशनल लेबोरेटरी। इसके बारे में एक फेमस कहावत है, यूपीएससी ने इसको पूछा था। इन्होंने बहुत टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये बताया कि हुआ क्या था कि न्यूट्रिनोज, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट में बताया कि न्यूट्रिनोज लाइट की स्पीड से भी क्या है? तेज ट्रैवल। फिर उसके बाद में सर के पास गया, सर ने ऑब्जेक्शन लगाया, सर ने दोबारा पता किया कैसा होता नहीं होता है। जब दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ था ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और बाद में इन्होंने क्या है, इन्होंने वो स्टेटमेंट वापस भी लिखी थी, मतलब क्या है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या था तो इंपॉर्टेंट थी, यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है। ये देखो जुआंग मैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिन ऑब्जर्वेटरी, जूनो, जिसके बारे में बात की कहाँ की? जूनो। एंड दिस वन इज द केमिकल लेबोरेटरी। इसकी वेबसाइट होगी, एक इसके बारे में होते हैं। इन्होंने क्या है पहाड़ों के पीछे बना रखी है, इनकी वीडियो भी थी। सुपर केमिकल लेबोरेटरी का नाम है। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने धरती के नीचे पहाड़ की साइड बनाई है और धरती के नीचे बना के इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे ग्लास में, ग्लास समझते हो, ग्लास वाले कांच की बहुत सारी ऐसी बोतल फ्लास्क ली है और उन्होंने पानी डाला और पानी डाल के इनको क्या करें धरती के नीचे, और फिर क्या होता है न्यूट्रिनोज आते हैं धरती से क्रॉस होकर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा किसी ना किसी टकराएंगे एंड देन उस ग्लास को फिर बाद में स्टडी, ठीक है। इनको इस लेबोरेटरी को, ये लेबोरेटरीज भी दिखाने की थी तो ये बहुत सही दिखती है। दूसरा, इनको नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स भी मिला, ठीक है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिनोज। तीसरी चीज, अब बात ये आती है कि सर इंडिया का कुछ है, यस, इंडिया ने कुछ ऐसा किया, यस, इंडिया का है IL, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। भारतीय न्यूट्रिनो वैधशाला, भारतीय न्यूट्रिनो वैधशाला है कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है।
वो तमिलनाडु में थेनी जिले में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और बोडी हिल्स है। कौन सी, जैसे उन्होंने किया है हमने भी क्या है, एक तरफ से हिल्स करी, बोडी हिल्स, बोडी हिल्स, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। हम कैसे बना रहे हैं, क्या हम इनके चाइना के इनके जैसे बना रहे, जापान के जैसे? आंसर हुआ क्या था कि चाइना ने अपनी लेबोरेटरी अनाउंस की, जूनो लेबोरेटरी, जुआंगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो। इसके अनाउंसमेंट होने के बाद मीडिया को क्या लगा कि जैसे न्यूट्रिनो की फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, और अगर हमें क्या करना है, अगर हमें सर्न के साथ एसोसिएट मेंबर के रूप में अपना और योगदान बढ़ाना है, फिर बाकी चीज़ों के बारे में बढ़ना है, तो हमें क्या न्यूट्रिनो की ऑब्जर्वेटरी बनाना है। ये फील्ड ऐसा है जहाँ पे अब तक कोई इतना ज़्यादा कमाल का कुछ हुआ नहीं, वेरी लार्ज एरिया टू एक्सपेरिमेंट और सब। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है जूनो लेबोरेटरी, तो इंडिया ने अपनी लेबोरेटरी अनाउंस की। हुआ ऐसा है कि जूनो ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट करके दिया है। हमारी लेबोरेटरी स्टार्ट होगी थी 2025 तक, पहले 2021 का अनाउंसमेंट आया, ठीक है, फिर अनाउंसमेंट आया कि 2024 तक हो जाएगी, ठीक है, और फिर 2000, ठीक, फिर इसके अराउंड तक आते आते क्या है, इंडिया ने इसको स्टोर समझते हो, रोक दिया। दोनों के अनाउंसमेंट सेम टाइम पे, कहाँ लोकेटेड है, थेनी डिस्ट्रिक्ट। 2 साल पहले टॉपिक बहुत होता, सब कुछ बढ़ा रहे थे, अब कोई बढ़ा रहे थे कि ये लेबोरेटरी बन जाएगा, ये लेबोरेटरी का है थेनी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बोडी हिल्स में। अब होगा क्या, हम क्या यूज करेंगे, हम धरती के नीचे जाएंगे, कितना, 2207, और क्या लेंगे, आयरन, उसकी, हाँ, आयरन की प्लेट लेंगे। कितनी प्लेट लेंगे, 140 प्लेट को क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, एंड देन व्हाट विल हैपन, कितने टन की होगी, लगभग 50,000 टन का वेट होगा। कितना वेट होगा, 50,000 टन का वेट। अब हमने क्या देखा, हमने ये बात देखी कि अगर मैं धरती के नीचे इतनी नीचे जाता हूँ, तो ना तो मेरा यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, ना मेरा पानी जाता है, ना मेरे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं है। लेकिन न्यूट्रिनोज क्या है, न्यूट्रिनोज वहां तक, तो जैसे वो जाएंगे और इन लोहे वाली चैम्बर्स में से पास होंगे, तो कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिनो क्या आ जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और जैसे वो ट्रैप होगा हम उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, एंड देन स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज द कांसेप्ट, इस कांसेप्ट पे काम करने वाला था। ध्यान रखना है कि इंडियन की लेबोरेटरी या सुपर कोडी कार्बन लेबोरेटरी या फिर क्या है, जूनो लेबोरेटरी के जैसे पानी पे काम नहीं करेगी, कि क्या है, जो मेरे न्यूट्रिनो जाएंगे वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आयरन लिया, आयरन की चैम्बर वो लेंगे, सीट्स लेंगे, कितनी सीट, 140 सीट एक दूसरे के ऊपर, कितने डेप्थ में था, 2207 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक है, इतने डेप्थ में था, और इतने डेप्थ में ये चीज ले गया था, कहाँ पे, थेनी डिस्ट्रिक्ट बोडी हिल्स के पास में, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इसको रोक दिया था। क्यों रोक दिया गया, बहुत सारी चीजें क्या थी। पहला तो ये था कि बहुत टाइम तक इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस, इनको लगा कि अगर हम यहाँ पे बोडी हिल्स में बनाएंगे तो सारा साइकोलॉजी इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, उसको क्लियरेंस दी थी, फिर बाद में लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इस लोकल चीज से मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल हो गया, तुमने एनजीओ का नाम सुना है, क्या करते हैं, जो मर्जी बिना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मर्जी करा दो, कुत्तों को बचाने से लेके वुमेन प्रोटेक्शन से लेके सू मोटो कराने तक, ये सब मतलब लोग पीआई सू मोटो तक लगवाए, पीआई पब्लिक लिटिगेशन, पीएलआई वगैरह पे लिटिगेशन बोलवाने से हर एक फील्ड, ठीक है। आपको मतलब कोई सोशल वर्क करना है, आपको गवर्नमेंट पे प्रेशर डालाना है, सब यू कैन डू एवरीथिंग, आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाना है, आपको कुछ चीज़ करनी, दैट विल वर्क विद द एनजीओ। तो हुआ क्या था कि एक रिएक्टर था, चलो नाम हो गया रिएक्टर का, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी अलग, एक रिएक्टर था, उस रिएक्टर को सपोर्ट कर रहा था रशिया, ठीक है। जैसे उस रिएक्टर को सपोर्ट करने पे क्या हुआ, उस रिएक्टर की सारी फंडिंग, सारी यूरेनियम जो भी देना था वो रशिया देता, और इंडिया ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर अलग किया। हुआ क्या, उस डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही वो बनने लग गया, तो बहुत सारे एनजीओ ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे मत बनाओ, न्यूक्लियर से जो वेस्ट निकलेगा, जो केमिकल्स निकलेंगे या रेडियो एक्टिविटी होगी वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। चेरनोबिल एक जगह है
रशिया में पहली बार थी हिंदुस्तान में, वहाँ पे या फुकुशिमा जगह सुनी मैं आपको, वहाँ पे क्या हुआ न्यूक्लियर वो क्या था ब्लास्ट हो गया, मतलब वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी एंड देन हिट हो गया। सबसे बड़ा हादसा चेरनोबिल का है, चेरनोबिल एक प्लेस है वहाँ पे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ। दूसरा भी रिसेंटली 2012 में सुनामी आने की वजह से क्या हुआ था जापान में फुकुशिमा जगह, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियर वाटर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको पानी में डिजोल्व होता है, तो वो वाला पानी क्या हुआ था सुनामी की वजह से वो वाला यूरेनियम का जो ट्रीटेड वाटर था वो कहाँ निकल गया था, में चला गया पैसिफिक ओशन में, तो उससे प्रॉब्लम, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएट हुआ क्या कि बहुत टाइम के बाद में एक ग्रुप जो ऐसे फ्रीलांसिंग की तरह न्यूज़ वगैरह करते, उन लोगों ने क्या देखा, उन लोगों ने एक बात नोटिस की कि बहुत सारे एप्लीकेशंस लोग यूएसए के लिए अप्लाई करते हैं, यूएसए के लिए क्या वीजा के लिए। कुछ टाइम से क्या हो रहा था, जब लोग यूएसए के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे तो सबका वीजा तुम कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट ले लो, एटलीस्ट एक बार तो क्या होगा रिजेक्ट, एक बार तो रिजेक्ट हो गए, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद तुम्हें क्या, लेकिन यूएसए ने क्या किया, एक ड्यूरेशन होती है कि आप वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो आपको दोबारा कुछ टाइम के बाद भी करना पड़ेगा, नहीं कर। यूएसए ने क्या किया, जो टाइम ड्यूरेशन था उसको तो घटा दिया और वीजा रिजेक्शन जो रेट थी वो बढ़ा दी। आप सब कुछ लेके जाओ लेकिन आपका वीजा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर तो समझ में आता है, लेकिन घटा दर में। अब क्या हो रहा था कि वीजा रजिस्ट्रेशन के लिए, वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, कोई फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंडिया से लोग यूएसए का वीजा अप्लाई कर रहे, फीस दे रहे, बार-बार रिपीटेड फीस दे रहे, ठीक है। और उन्होंने देखा कि वो एनजीओ जो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उस किसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका न्यूक्लियर पावर, उनको जो पैसा आ रहा है वो समहाउ इक्वल है जितना यहां से वीजा में। एंड ये कोई था न्यूज़ चैनल से फ्रीलांसिंग टाइप करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट छापी एंड देन समहाउ इट विल क्लियर कि इसके पीछे विदेशी ताकत था, ठीक है। समझिए किसका हाथ था, क्यों था, क्योंकि रशिया वो कर रहा है, रशिया सपोर्ट करेगा तो दूसरी कंट्री वो करेगी। तो आईएनओ का भी जो सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन है वो भी ये है कि कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि यस इफ एफिलिएटेड हो सकता है फ्रॉम चाइना से। और दूसरी चीज एक और है, ठीक है, आजकल देश में बस भगवान के अलावा कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारे लोग आ गए हैं आजकल, वो चाहेंगे तो कल को यही कह देंगे कि मतलब साइंस क्या होता है कुछ, ठीक, सब कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट ऐसी आएगी जो साइंस या फिर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होगी तो दे विल इन्वेस्ट इनटू इट। और अगर आपके एक्सपेरिमेंट, अगर आपके लीडर्स ऐसे हैं जो बिलीव रिलीजन में करते हैं फिर और चीज़ों में रिलेट करते हैं तो भी करेंगे। तो ये आइडियोलॉजीज पे भी डिपेंड है, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, एक बोर्ड है, इसको सब चीज़ों को लिंक करके समझना है। नेशनल क्राइम रेट ब्यूरो एनसीआर के पता नहीं क्या है, वो क्या करता है, वो हर साल डेटा कलेक्ट करता है और अपनी रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट एनसीबीआर हर साल मतलब उसकी रिपोर्ट आती है और उसकी रिपोर्ट में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, कितने आदमी अटैक हुए, कितने बच्चों का अपहरण हुआ, कितने वुमेन्स के साथ क्राइम्स हुए, इतना सब। इस साल उसकी भी वो आई, रिपोर्ट आई, और उसकी रिपोर्ट आने में तुम एक बात सोचो, उसने स्टेट वाइज ये क्लैरिफाई किया कि इस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है या फिर महिलाओं के एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। तुम सोच सकते हो पहले टॉप पे कौन सा होगा, कौन सा राज्य टॉप वन पे, जिस यूपी, ओके, कोई और गैस, हरियाणा, कोई और गैस, बिहार, केरल, ओके, कोई और गैस, टॉप 5 में भी नहीं था भाई यूपी, बिहार भी नहीं था, इवन हरियाणा भी नहीं था। फर्स्ट पे था केरला। लिटरेसी रेट कितना, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, सबसे पढ़े लिखे लोग, और सबसे पढ़े लिखे लोग क्या है, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। जबकि हम तो बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, सबसे बचपन से हमें पढ़ते हैं कि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा अवेकन करती है, और शिक्षा अवेकन करके क्या करती है कि मतलब ऐसे चीजों को रोकती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, रेप के मामले,
डाउरी के मामले, ठीक है, वैसे अत्याचार, असोल्ट्स वगैरह, ठीक है, किडनैपिंग, सब मामले किस राज्य में हो जाते हैं? दूसरे नंबर पे दिल्ली। यूपी, बिहार, हरियाणा टॉप 5 में नहीं है। मणिपुर जो कि कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली जिसमें से आधी ज्यादा पॉपुलेशन कैसी है, महिला प्रधान है। वहां पे ऐसा नहीं होता है कि लड़का जाएगा शादी करने, लड़की जाती शादी करने, लेके आती क्या जा चल। सीरियसली दिस इज व्हाट हैपन। वहां यहाँ पे जमीन यहाँ पे जमीन, हरियाणा में तो नया रूल कानून चेंज कर रखा है कि भाई अगर महिला के नाम पे जमीन कराओगे तो क्या होगा, सस्ती पड़ेगी, जो स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है वो कम पड़ेगी। तो इसलिए क्या कर देते हैं, पुरुष कर देते हैं महिलाओं के नाम पे कि क्या है, गवर्नमेंट को कम पैसे देना पड़ेगा। फिर लड़की महिलाएं सोचती कह रहे हमारे नाम पे जमीन है। नहीं सर ऐसा नहीं, हमारी फैमिली बहुत ओपन है, मेरी मम्मी सारी रजिस्ट्री हमारे घर की, हमारे जमीन जो पापा ने करी थी मम्मी के नाम। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा थोड़े इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने पैसे बचा ली, स्टाम्प ड्यूटी बचा ली। हाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर करने में क्या है, एग्रीकल्चर करने में, खेत जोतने में महिला वो जाएंगे, पुरुष जाएंगे, बीज खरीदने पुरुष जाएंगे। आज जब मैनुअल काम आएगा तब महिला जाएगी खेत में काम करने। लेकिन ऑपोजिट है पूरा कल्चर ये लगा। वो टॉप 5 में हरियाणा, यूपी। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि केस हो रहे हैं पर रिपोर्ट नहीं। अब जो मैं ये बात बता रहा हूँ ना कि जो डेटा आया है और वो डेटा एक्चुअल जो डेटा गवर्नमेंट के पास है और जो ग्राउंड लेवल पे डेटा है, दैट इज पोलर अपोजिट। क्योंकि अगर मैं सोसाइटी को देखूंगा तो जब सीधा पता, गुजरात में इवेंट हुआ था होली पे और एक विदेशी महिला को इनवाइट किया गया था, मतलब बहुत सारी महिलाएं, गवर्नमेंट ने कराया था, गवर्नमेंट ने महिला को इनवाइट किया है। उसने एक पोस्ट डाली वुमेन्स डे पे और उसके नीचे कमेंट किया हुआ था कि डिड एनीवन ग्रोप यू, मतलब किसी को पकड़ना होता है, ग्रोप करना मतलब अनसेंसिटिव वे से टच करना, होली के रंग लगाने के बाद। एंड उस महिला ने उसके रिप्लाई में ये बोला है कि मुझे लगा था कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गुजरात ने इनवाइट किया है एंड आई विल बी सेफ देयर। जब मैं कर रही, जब मैं प्लेइंग द होली मतलब जो भी था, एंड देन समबडी ग्रोप्ड मी वंस। सोचो, गवर्नमेंट ने इनवाइट किया, वहां पे हो रहा है, और अगर आप नॉर्मल जहां पे जाओगे तो व्हाट कैन बी हैपन। तो ये बात सबसे बड़ी है कि रिपोर्ट हो रहे हो, जितना डेटा हो रहा है उससे ज्यादा जिसने ग्राउंड लेवल की रियलिटी अलग है। सबको पता है कि वुमेन्स के मेट्रो सिटी में यूपी आ गया है, हरियाणा आ गया है, बिहार आ गया है। मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ स्टेट्स को, बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। बट केस रिपोर्ट नहीं होते, केस पहुँच नहीं पाते, तो केस नहीं पहुँच पाएंगे तो दिक्कत है। वहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं दिल्ली में, वहाँ पे एजुकेटेड, तो आप महिला कैसे सकते हो कि पुलिस तक पहुँच जाती है। यहाँ पे पुलिस में जाने में खाने में डर लगता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, तो कोई रिपोर्ट देखो, कोई डेटा देखो, चाहे ये इनकी बात हो चाहे कहीं किसी चीज़ का और डेटा हो, तो हमेशा एक चीज़ मैच करें, क्या ग्राउंड रियलिटी में वो है या फिर सिर्फ पेजेस पे है। तो दिस इज द होल न्यू ब्लेंडर कैन हैपन इन इंडिया, ठीक है। तो आईएनओ में सिंपल यही है कि हाँ, जो आईएनओ जो इंडिया में निकल पा रही है, इंटरनेशनल न्यूट्रिन ऑब्जर्वेटरी, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ आम लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या एनजीओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इज दिस ओनली द रीजन? Because somehow that is represented in the paper is all completely different from the scenario that can happen on the ground. ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, तुम्हें क्या लगता है, चलो इंडिया में नेता बनना बहुत आसान है, बहुत आसान। एक बार बन गए तो रिपीटेडली आप बोलते। पर दिक्कत पता है क्या, तुम्हें क्या लगता है, नेता लोगों को पता नहीं होगा कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं गड़बड़ है, या फिर मोदी जी को पता नहीं होगा गरीबी है या नहीं गरीबी है, या फिर तुम्हें सोचते हो कि यार ये सारे आईएएस पाईएएस बन जाते हैं तो इनको लगता है कि यार कुछ मतलब सभी लोग खुश हैं, ये वो। अगर तुम कितने ही किसी का भी उठा के देखो, एक गुड क्वालिटी कौन से जो भी है ना पॉलिटिकल साइंस के जितने भी लीडर्स हैं,
मैं ये नहीं कह रहा मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बात करूं। राम के टाइम की पॉलिटिकल साइंस थी वो उस तरह की नहीं थी, लेकिन थी तो सही, राजा का राज था, वो सब था। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के नहीं था, लेकिन कुछ तो कल्चर था। तो हमेशा से एक बात फिक्स रही थी कि राजा के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसे पता रहे कि उसकी प्रजा में क्या होता है। इसीलिए आप बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया कहानी सुनोगे ना राजाओं के बारे में, तो उसमें आपने देखा होगा कि राजा भीख करके अपनी जनता के पास जाते, वो पता करते थे कि जनता क्या होता है, कि जो उसके आसपास के लोग होंगे ना उनको यही दिखाएंगे कि सब सही है, सब सही है। मान लो आज मोदी जी बैठे या कोई और है, उनको पता ही नहीं लगने देंगे बाकी सब लोग। वो ये कह देंगे कि जी हमने तो 80 करोड़ लोगों को वो दे दिया, अनाज बांट दिया है। पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। 80 करोड़ रुपए लोगों का अनाज दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, सबके घर खाना जा रहा है, क्या मिल रहा है? और एक बात सोच के देखो ना, तुम कह रहे हो हमें 142 करोड़ है, तुम कह रहे हो 142 करोड़ है, और 142 करोड़ में तुमने 80 लाख लोगों को क्या दिया है? गरीबी रेखा से नीचे फ्री में अनाज दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम लोग इतने गरीब हो कि तुम लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने? 80 लाख, लगभग कितने? लगभग 55 से 60% जनता। 142 का देखो 80 लाख, 80 करोड़, 80 करोड़ क्या कहते हो? और फिर तुम ये कह रहे हो कि हमें क्या है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। अंधे हो मतलब क्या है? दिस इज द प्रूफ। और जो लोग रहेंगे वो कभी नहीं पता लगेंगे। तो अगर बाय चांस यूपीएससी छोड़ के नेता बनने का मन आ जाए तो कुछ नहीं करना, अपने आसपास के लोगों को मिलो जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी छोटी छोटी चीजें छोड़ो, बड़ी बड़ी मत करो कि नौकरी लगवा दो, ये लगवा दो, ये लगवाएंगे, भाग जाओ। छोटी छोटी आप लोग पार्टी है, पिछली बार मेरे ऊपर आरोप भी लगा था कि मैं एक पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ जिसका नाम अब आप थी। वो उन्होंने क्या किया? अब आप आज भी वो जो है उनके लीडर अरविंद केजरीवाल जी, वो चिल्ला के बोल रहे हैं कि आज इलेक्शन करा लो, आज हम जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कहता ठीक है गलत है, सब लोग चोर में मेरे भाई उस चीज पे नहीं जाते, लेकिन व्हाट दे टारगेटेड, उन्होंने एक सिंपल एक बात, मैं ये नहीं कह रहा कितना फर्जीवाड़ा किया, सही था, झूठ था, गलत था, उन्होंने एक चीज को टारगेट किया, एससी कम्युनिटीज। एक आम आदमी को क्या चाहिए? टाइम से बिजली मिल जाए, ठीक है, कम रेट में मिल जाए, पानी साफ सुथरा मिल जाए, और क्या मिले? कहीं मैं चाहूँ तो मेरा हो जाए, महिलाओं की लोग फ्री कर दिया, हेल्थ, अरे सब पता है ना हमें, सब पता है, मतलब पता है ये हुआ था। देन अब जो लग्जरी वाला आदमी उसको चाहिए नहीं, उसको अपना अफोर्ड कर लेगा। सेंटीमेंट तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको लोगों की छोटी छोटी चीजें ठीक है, चलो छोड़ो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं लगता मुझे, पढ़ना इतना ही।